तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्थोसिस के बारे में। ऑर्थोसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने रिहैब कंडीशन में, जहाँ पे चाहे वो फ्लैशिड कंडीशन हो या स्पास्टिक कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में इसका अपना एक अहम रोल है, जो कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ अगर इसका यूज़ करते हैं तो रिकवरी और जल्दी आने के चांसेस हैं। तो जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उसको कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और इसके साथ ही मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि हमारा जो एक अलग और चैनल है जिसमें जो एजुकेशनल वीडियोस अपलोडेड होते हैं वो एसके ग्रुप ऑफ एजुकेशन एकेडमी के नाम से है। डॉक्टर एसके कुशवाहा भी डालेंगे तो उस पर चैनल का नाम आ जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जैसे हम टोटल हिप, नी, एंकल ऑर्थोसिस का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फर्स्ट सपोर्ट यहाँ लगेगा, सेकंड स्ट्रेट आएगा और ये थाई पे लगेगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे हिंज जॉइंट मिलेगा आपको, जो कि लॉक और अनलॉक होगा, लॉक और अनलॉक दोनों होगा। लॉक और अनलॉक इस पर्टिकुलर पॉइंट में लॉक अनलॉक होगा, ताकि हम बैठना चाहें तो बैठ जाएं और खड़े होना चाहें तो खड़े हो जाएं। किसी में जो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, डिजिटल होते हैं, उनमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक होता है, उसका स्विच अपने हिप के पास में दिया हुआ होता है। और जो नॉर्मल कंडीशन में हम बनवाते हैं उनमें एक इस तरीके से एक रिपीट होती है, जिसे हम ऊपर करते हैं और अनलॉक हो जाता है, छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, नीचे गिरता है और लॉक हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद सेम, इसके बाद ये हमारा हो जाता है शूज़। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अब आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा खड़ा ही नहीं हो पा रहा है तो हम उसको एक्टिविटी कैसे कराएं। अगर किसी ने बोला आप इनको वॉक कराने की प्रैक्टिस करें, पर कैसे? अगर वो खड़े होते ही नहीं हैं, खड़े होते ही गिर जाते हैं, पैर सीधे ही नहीं होते हैं, तो कैसे करें? तो इम्पॉर्टेंट है कि फिर उसके लिए हमें इन चीज़ों का, ऑर्थोसिस का सपोर्ट लेना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद उन्हें चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने बस पहना दिया और चलना स्टार्ट, नहीं, पहनाने के बाद उन्हें चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने पहना दिया और चलाने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पर कई बार होता है कि सर ट्रंक कंट्रोल नहीं होता है, स्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कोई चीज़ इंस्टेंट नहीं होती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा, अब मैं ये जो बताने जा रहा हूँ ये है ट्रंक बैलेंसिंग की बात, स्टैंडिंग की बात। अभी हम उनको स्टैंड कैसे करें, बच्चे को स्टैंड कैसे करें, ताकि जो हमारा बॉडी वेट है, जो हमारा ब्रेन है, वो हमारी बॉडी को समझे कि बॉडी में वेट पड़ रहा है। एक प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बताया है, हमारा जो एसके ग्रुप ऑफ एजुकेशन एकेडमी का जो चैनल है उसमें ओवरऑल एजुकेशनल वीडियोस अपलोड किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। आप उसको भी आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्टडी से रिलेटेड आपको जितने भी जो भी वीडियोस चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। और जितने ज़्यादा फीडबैक आएंगे कि इस चैनल को और बेहतर तरीके से अच्छे एजुकेशनल अपडेट्स आएँ और सरल से सरल तरीके से अपडेट्स आएँ, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था स्टैंडिंग के लिए। अब हमें स्टैंडिंग के लिए क्या करें, क्योंकि देखिए क्लिनिकल कंडीशन में क्या होता है, हम किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे अरेंजमेंट्स होते हैं स्टैंडिंग के लिए कि खड़ा करना है, तो हम इस तरीके से बच्चे को कंटिन्यूसली पकड़ के या होल्ड करके खड़ा नहीं कर पाते हैं। तो उस पर क्या करना है,
स्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि हम स्टैंडिंग कैसे करा सकते हैं। फर्स्टली, जिस भी कंडीशन में बच्चा है, चाहे वो एंकल हो, फुट हो, नी हो या हिप हो, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप कैलिपर लगाएं और फिर उनको नॉर्मल स्टैंड करने की कोशिश करें। और आप कैलिपर नहीं लगाते, जब नॉर्मल स्टैंडिंग करते हैं तो नॉर्मल स्टैंडिंग में ये होता है सर उनके पैर मुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, कमर बेंड हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, वेलक्रो आते हैं चिपकाने के लिए, आप वो वेलक्रो ले लें या पट्टे ले लें और एक एल शेप का वुडन मटेरियल, प्लाई ले लें या कुछ अलग मटेरियल ले लें और एल शेप का एक मटेरियल बनाएं, बोर्ड बनाएं। हमने ये एल शेप का एक फ्रेम बनाया है। इस एल शेप के फ्रेम में बोथ साइड, दोनों कॉर्नर्स पे एक यूं सपोर्ट लगाएंगे वुडन का ही, और सेम दूसरे साइड पे भी लगाएंगे सपोर्ट, और ये एक एल फ्रेम बन गया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, आप कुशन के लिए थर्मासील कोट, थर्मासील सीट्स या फोम सीट ले लें और उसको इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ये आप बनवा लें किसी से। ये उसके लिए है जैसे आप रेगुलर कहीं क्लिनिक पे नहीं जा पा रहे हैं, दूर दराज में हैं और आप उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अब हम घर पे कैसे करें, या अल्टरनेट विज़िट कर पा रहे हैं कहीं भी क्लिनिक पे, तो उसके लिए घर पे हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इस तरीके से आप एक फ्रेम बनवा लें। फ्रेम की हाइट चाइल्ड हो तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग, अडल्ट हो तो अडल्ट के अकॉर्डिंग इसका आप हाइट रख सकते हैं। लेंथ हमें कितनी रखनी है, नीचे का जो डायमीटर है वो बेस आप सपोर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी चौड़ाई भी इतनी होनी चाहिए और लंबाई भी इतनी होनी चाहिए कि वो इधर उधर लुढ़के नहीं। और हमेशा इस फ्रेम को आप दीवार से सटा के रखें। अगर ये हमारी दीवार है, ये वॉल है, तो हमें इस फ्रेम को यहाँ से सटा के बिल्कुल इसकी साइड से रखना है ताकि ये दीवार से सटा हुआ रहे, तो गिरने के जो आसार हैं वो कम से कम हो जाए। इसकी चौड़ाई इतनी रहेगी, पीछे की तरफ गिरेगा नहीं, तो आराम से इस पे खड़े किए जा सकते हैं। अब हमें ध्यान क्या देना है, इम्पॉर्टेंट है पैर जो हैं वो बिल्कुल यहाँ नीचे डाउन पे सटे होने चाहिए। ये हमारा हो जाएगा एंकल, यहाँ पे आएगा, फुट हमारा यहाँ पे रहेगा, एंकल हो जाएगा। अब मैं एक बेसिक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने छोटा बनाया हुआ है सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए। आप लोगों के समझने के लिए मैंने सिर्फ एक बेसिक जनरल डायग्राम बनाया हुआ है।
ये सिर्फ छोटा इसलिए मैंने बनाया है ताकि मैं इसको नीचे की तरफ एडजस्ट करके बताऊं कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे। जब इस बॉडी को डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारा जो पाल्म है वो यहाँ नीचे की तरफ आएगा फुट,